नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल के आईएसआईएस मॉड्यूल केस में जम्मू और कश्मीर एवं कर्नाटक में छापेमारी की। बुधवार की सुबह शुरू हुई इस छापामारी में एनआईए जम्मू और कश्मीर में 3 जगह पहुंची। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु और मंगलोर में भी सर्च ऑपरेशन किया गया। जांच एजेंसी मंगलोर में स्वर्गवासी कांग्रेस नेता बीएम इदिनब्बा के घर पहुंची, जहां उनके बेटे और बहू के आईएसआईएस से कथित संबंधों के बारे में पूछताछ की गई। जांच एजेंसी ने जानकारी दी कि केरल के आईएसआईएस मॉड्यूल केस के संबंध में जम्मू और कश्मीर में 3 स्थानों पर छापामारी की गई, जिनमें बांदीपोरा में हार्डवेयर स्टोर के सेल्समैन का घर शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक के बेंगलुरु में छापामारी की गई। देश में इस समय महंगाई, पेगासस और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं आज महंगाई और पेगासस के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर महंगाई और पेगासस के मुद्दे पर हमला बोला। आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा आज देश के सामने नहीं है। बात सही बोली या गलत बोली? प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला पिछले 7 साल में? नहीं। उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीना गया। ये सरकार हमारे दो की सरकार है, और ये सरकार सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। आज आप देखिए, लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन ने प्लैकार्ड पकड़ रखे हैं, मगर लोकसभा टेलीविजन पे आपको ये सच्चाई नहीं दिखाई देगी। लोकसभा टेलीविजन पे आपको बीजेपी के एमपी बोलते हुए दिखाई देंगे, मगर जो लोकसभा की सच्चाई है। अयोध्या में भूमि पूजन की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने तय कार्यक्रम से 45 मिनट पहले अयोध्या पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने यात्री निवास पर अफसरों से चर्चा की। अयोध्या पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि पहुंचे और यहां का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन की वर्षगांठ के अवसर पर राम मंदिर में आयोजित विशेष अनुष्ठान में शामिल होकर रामलला की पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 400 लाभार्थियों को अन्न वितरण किया। राम मंदिर के भूमि पूजन की वर्षगांठ पर रामलला को विशेष भोग लगाने के साथ ही नवीन वस्त्र धारण कराया गया। राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि मनीष त्रिपाठी की ओर से भूमि पूजन की वर्षगांठ के लिए रामलला को सिल्क हैंडलूम कपड़े से बना पीला वस्त्र भेंट किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के पूजन को आज 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अब 1 साल पूरा होने के मौके पर आज अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, दशकों तक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद कोर्ट में रहने के बाद साल 2019 में इसका फैसला आया। विवादित जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए दिया गया, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन किया। इसी के बाद से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लगातार जारी है। माना जा रहा है कि साल 2023 तक अयोध्या में भक्तों के लिए रामलला के दर्शन की व्यवस्था हो जाएगी। तब तक रामलला
नए मंदिर में विराजमान होंगे, जबकि साल 2025 तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर पूरी तरह से विकसित होगा। है अच्छा होगा, बढ़िया होगा, पर जल्दी हो, देर करना सरकार का काम है, उसमें तो हम लोगों को कोई बस नहीं, लेकिन यह है कि उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करेंगे। तो आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है, तो जिसे एक बहुत लंबी आकांक्षा थी, लोगों की आस्था थी कि जल्दी से राम मंदिर निर्माण कार्य हो, तो वो एक क्रम में है। बिल्कुल है। तो क्या कह रहे हैं आप? भाई जल्दी होगा, हमको तो है, हमको बहुत खुशी है, हमको तो है कि बहुत जल्दी होगा। तो आज एक जो वर्षगांठ जो पूरी हो रही है पहली जी, इस पर आप कैसा फील करते हैं? अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं भाई। जी, जैसे अयोध्या में जैसे राम जी का आराध्य है, राम जी का जन्म हुआ जी, और राम जी का मंदिर बन रहा है, जल्दी बने। जल्दी बने, आने वाले दिनों में विश्व में अयोध्या का नाम होगा, विश्व की नगरी बसेगी, तो विकास हो। हम लोग हिंदुओं के लिए बहुत ही अच्छा ये शुभ घड़ी है कि आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी ने भूमि पूजन किया जाते हैं। आज एक दिन हमें सूचना प्राप्त हुई कि माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज के मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ है। ये हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हम यही आशा करते हैं इस पार्टी से भी और अपने हिंदू भाइयों से और जो भी आस्था रखते हैं यहाँ से, उनसे ये आस्था रखते हैं कि आज ये कार्य पूरा होने पे हम लोग और इससे खुशी में ज़्यादा अच्छा लगेगा हम लोग। कितनी आशा उम्मीद है कि अब जो मंदिर निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा होगा और जो वहाँ पे आप दर्शन करने पाएंगे? हम लोग तो ये चाहते हैं कि 2023 तक हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, लेकिन आशा यही हो रही है कि माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यही एक कहना है कि काम यहाँ भी चल रहा है बहुत तेज़ी से, तो हमें आशा यही लग रहा है कि 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने काफ़ी वर्ष काल का इंतज़ार किया और वो उम्मीद अब पूरी हो रही है? आशा बहुत ही उम्मीदें थी, बहुत दिनों से इंतजार था, लेकिन ये शुभ घड़ी। उधर पेगासस जासूसी मामले के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से सवाल किया कि इस मामले में आईटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई गई है। याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा को सुनवाई की शुरुआत में ही तंज का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ने अदालत में कहा कि वह पहले कपिल सिब्बल को सुनेंगे, क्योंकि एमएल शर्मा की याचिका सिर्फ अखबारों की कटिंग के आधार पर ही है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने याचिका दायर ही क्यों की है। वरिष्ठ पत्रकार एनराम की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर एक व्यक्ति की प्राइवेसी पर हमला है और संविधान के नियमों के खिलाफ है। सिर्फ एक फोन के दम पर कोई भी हमारी जिंदगी में घुस सकता है, सब कुछ देख और सुन सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट में जो बताया गया है, अगर वो सच है तो ये आरोप काफी सीरियस है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला 2 साल पहले आया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ऐसे में याचिका में ठोस तरीके से तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए था। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। धारा 370 खत्म होने के 2 वर्ष पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि धारा 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने का रास्ता साफ हुआ है। कुछ परिवार के लोग 370 को सुरक्षा कवच बनाकर राजनीति करते थे। उनके लिए 370 हटना समस्या है। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दों पर बयान दिया। इंडियन हॉकी टीम है, उसके जो शानदार खेल था उसने शानदार विजय दिलाई है और इस शानदार विजय ने भारत की आन बान शान को 4 चांद लगाया है। मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। और भारत ने जो है वो 4 दशकों के बाद भारत की आन बान शान में 4 चांद लगाने का काम किया है। इसलिए भारत के जो हमारी हॉकी टीम है वो और बधाई की पात्र है और मुबारकबाद का हकदार है। अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर, इस तरह के जघन्य अपराधों पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर पॉलिटिकल पर्यटन करने की जो कोशिश की जाती है और कोशिश करने के बाद जो एक
सामान्य सा कानून है कि आप इस तरह के जघन्य अपराधों में जो पीड़िता होती हैं उनके आप फोटोग्राफ्स को, उनके आप फोटो को सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन इस एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी के एक बड़े नेता का ये काम इससे उससे भी ज्यादा जघन्य अपराध है और मुझे लगता है कि कानून के दायरे में उस पर कार्रवाई होनी। यही खेला हो रहा है। जो इनकी हिंसा की विरासत है उससे लोकतंत्र के मंदिर को लहूलुहान करने की साजिश और षड्यंत्र चल रहा है और इस लोकतंत्र के मंदिर को लहूलुहान करने की जो साजिश और षड्यंत्र है वो इनकी हिंसा की सियासत हो सकती है, इनकी विरासत हो सकती है, लेकिन ये देश के कोई भी जो लोकतंत्र के प्रति सम्मान करता है वो स्वीकार नहीं करेगा। अब खेला हो भी कहते हैं। पहले इन्होंने जो है वो संसद के अंदर हंगामा शुरू किया, फिर हाथापाई शुरू कर दी और फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कितनी जघन्य योजनाएं केंद्र सरकार की हुआ करती थी, ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे जिनका कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ नहीं पहुंच पाता था। 370 उसके सामने में दीवार खड़ी हुई थी। इसलिए 370 के खात्मे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रगति की मुख्यधारा के में शामिल करने का रास्ता आसान हुआ है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने की दूसरी बरसी पर बीजेपी पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है। जम्मू में बीजेपी मुख्यालय में उत्साह देखने को मिल रहा है। कश्मीर घाटी में भी बीजेपी नेता जश्न मना रही हैं। बीजेपी की तरफ से हर मंडल मुख्यालय पर आज तिरंगा झंडा फहराया गया। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को एकात्मकता दिवस के रूप में मना रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से तिरंगा मैराथन का आयोजन भी किया गया। अनंतनाग जिले में भाजपा नेता रुमेशा रफीक ने कई समर्थकों के साथ खानाबल चौक पर तिरंगा फहराया। प्रदेश के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज बड़ी शान से तिरंगे झंडे लहराए जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को विभाजनकारी धारा 370 को केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हटाकर राष्ट्र हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया था। एक भारत एकात्म भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को पूरा किया था। आज का दिन हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस के समान एक खुशी का दिन है। पूरे जम्मू कश्मीर में आपको तिरंगे झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्र हित में, देश हित में बहुत बड़ा निर्णय लेकर धारा 370 को हटाया। ये धारा 370 आतंकवाद और अलगाववाद के साथ साथ इस धारा ने पाकिस्तान की मानसिकता को जम्मू कश्मीर में जन्म दिया था। अब ये धारा समाप्त कर दी गई है और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आज खुशी से झूम रहा है। हर कोने कोने में आपको यहाँ तिरंगे झंडे नजर आ रहे हैं। ब्लैक डे मना रहे पीडीपी, उसका क्या कहेंगे आप? ब्लैक डे मना रहे कुछ राजनेता ऐसे हैं जो खाते हिंदुस्तान का हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और गद्दारों को कभी कानून माफ नहीं कर। देखिए 70 साल जो नेहरू शेख अब्दुल्ला के कारण से जम्मू कश्मीर में बर्बादी रही, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लेकर के जो भारतीय जनसंघ के रूप में हमने शुरुआत की थी, आज उसको 2 साल हो चुके हैं 35 से और धारा 370 को टूटे। तो मुझे लगता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा सपना है वो पूरा हुआ है। सर पीडीपी ब्लैक डे मना रही है, आज कह रहे हैं आज ब्लैक डे। देखिए पाकिस्तान भी ब्लैक डे मना रहा है, पीडीपी किसके पीछे चल रही है इससे अंदाजा लग जाता है। तो क्या कहेंगे जो पार्टीज अपोज कर रही हैं, कांग्रेस है, पीडीपी है? देखिए इस प्रकार के लोगों के कारण से ही 70 साल बर्बादी रही, अब उसको सहन नहीं किया जा सकता और भारतीय जनता पार्टी। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने की दूसरी बरसी पर आज बीजेपी पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है। इन सब के बीच पीडीपी काला दिवस मना रही है। पीडीपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह हमारे अपमान की बरसी है। इसी दिन जम्मू कश्मीर के लोगों से केंद्र द्वारा किए गए गंभीर वादों को तोड़ा गया। ये वह दिन है जब संवैधानिक लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया।
पीडीपी के मीडिया सचिव चौधरी परवेज वफा का कहना है कि इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। आपको बता दें, पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता गांधीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में एकत्रित हुए और यहां जमकर प्रदर्शन किया गया। जब तक 370 नहीं करते तब तक कोई भी बात नहीं करेंगे और हम लोग सड़कों के ऊपर इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एहतजाज करते रहे। ये ब्लैक डे ही नहीं, ये मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार को समाप्त कर उसके 2 टुकड़े कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इस घटना के ठीक 1 साल पूरा होने पर यानी कि आज गुपकार गठबंधन की बैठक हुई। राजनीतिक एक्सपर्ट्स के अनुसार फिलहाल यह गठबंधन पूरी तरह से बेअसर हो चुका है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य की जनता और युवाओं को लुभा रही है, उनके लिए नौकरियों के दरवाजे खोले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आतंकी घटनाओं में शामिल होने वालों पर सरकारी नौकरी पाने और विदेश जाने पर पाबंदी भी लगाई जा रही है। इन सब कारकों के चलते यहां की जनता अब पुरानी राजनीति से दूर होकर मुख्य धारा की राजनीति में शामिल होने की इच्छुक है। ऐसे में गुपकार अलायंस का भविष्य क्या होगा, ये आने वाले समय पर निर्भर करेगा। पेगासस और कृषि कानूनों के मसले पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं आपको। बिल्कुल ही संवेदनहीन हो गई है और निरर्थक बात कर रही है जिसका कोई मायने मतलब नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार जब चाही तो कोरोना पे 4 घंटे का राज्यसभा में डिस्कशन हुआ, सभी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस सहित सभी अपोजिशन पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। इस पे भी अगर डिस्कशन को सरकार तैयार हो तो अभी से सदन चलने लगे, लेकिन आप अपना बिल पास करा लेना चाह रहे हैं बिना कोई डिस्कशन के। रोज 4-4, 5-5 बिल पास होता है 30 मिनट के अंदर, तो वो केवल वो काम करना चाहते हैं इसलिए हो रहा है। सदन चलाने की इच्छा होती तो निश्चित रूप से पेगासस पे भी डिस्कशन होता, फार्मर इशू पे भी डिस्कशन होता, महंगाई पे भी डिस्कशन होता। तो ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो चाहता है कि डिस्कशन हो। अपोजिशन के पास जो इशू है लोगों का इशू है, कोई कांग्रेस पार्टी का अपना। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। संसद में शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाजवादी पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सरकार द्वारा प्रस्तावित कानूनों के विरोध में तीनों दलों के सांसदों ने संयुक्त रूप से आज संसद के बाहर धरना दिया। आपको बता दें, अकाली दल और बसपा के सांसद पिछले कई दिनों से संसद के बाहर किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को काला बताते हुए रद्द करने की मांग की। उधर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेता पेगासस और 3 कृषि बिलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार पेगासस और किसान बिलों पर पहले चर्चा कराए। आज एक बार फिर से इन दोनों ही मामलों को लेकर कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार पर हमला किया। झूठ जिसको कहते हैं कोरा झूठ। देखिए, पार्लियामेंट को चलाना का मकसद जो है बेटे वो गवर्नमेंट का है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आपने बनाया, एलओपी साहब से और कौन सबसे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो होते हैं। उन्होंने खुद बताया कि एक दफा भी उनके मिनिस्टर्स ने कोई लिखती तौर पर यह बात नहीं की कि आप हमारे पास आओ, इसका कोई रास्ता निकाला जाए। इनके पास जवाब कोई नहीं। किसानों की बात को तोमर साहब कह बैठे हैं, भाई हमने कई दफा चर्चा कर ली, अब हमारे पास कोई नई बात नहीं। कह रहे हैं कि बैग वही रहेगा, किताबें आप चेंज कर सकते हो। हम कह रहे हैं भाई अगर किताबें चेंज हो सकती है तो बैग भी चेंज कर लो। आपने कहा किसानों के हक में ये हम कानून लाए हैं और किसान कह रहे हैं ये हमारे डेथ वारंट्स हैं, हम साइन नहीं करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट विड्रॉ क्यों नहीं कर लेती इनको? तो वाई आर दे सिटिंग ऑन फॉल्स? दूसरी बात मैंने प्रधानमंत्री जी को कही है, प्रधानमंत्री जी 5 मिनट का रास्ता आपकी गाड़ी से जंतर मंतर, उनका वहां 34 जथेबंदियों के 5-5 लोग, हर रोज 200 लोग बैठते हैं, वो अपनी एक मॉक पार्लियामेंट चला रहे हैं। कृपा करके जाएं, बात पूछे उनसे। आप किसान हिंदुस्तान का अन्नदाता है, 70% हिंदुस्तानी जो हैं वो किसानी से अपना पेट पालते और देश का पेट पालते, और इन्हीं के बेटे आज सरहदों पर हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में वो हैं, आर्म्ड फोर्सेस में वो है। जय जवान और जय किसान की हम बात करते हैं और आप
बात सुन, कभी आपने ऐसी गवर्नमेंट देखी इनसेंसिटिव जो बात सुनने को तैयार नहीं? देयर इज नो एंड, सो व्हाई कांट दे टॉक टू देम? और आप हमारे से बात ना करो, आप सीधी किसान जथेबंदियों से बात कर लो। अगर वो कह रहे हैं विड्रॉ करो, नई शेप में लाओ, आप साल 2 साल के बाद नई शेप में स्टेक होल्डर्स की बात करके नए कानून ले आओ। खबर ये तो प्रशांत किशोर जी ही जानते हैं। देखिए, किसी टाइम प्रशांत किशोर जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया था एडवाइजर का पोस्ट चीफ मिनिस्टर का। अब अगर उन्होंने छोड़ दिया, वो उनका पर्सनल डिसीजन है, कांग्रेस हैज नथिंग टू डू विद। और वहां भी कांग्रेस की, ही वाज एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर, ही वाज नॉट एडवाइजर टू द कांग्रेस, ही वाज एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। वो प्रशांत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। हॉकी में भारत ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए ओलंपिक मेडल जीत लिया है। और इसको लेकर पूर्व इंडियन हॉकी टीम के कप्तान प्रगट सिंह के साथ एएनबी न्यूज ने खास बातचीत की। ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। हमारे साथ पूर्व कप्तान हॉकी टीम के प्रगट सिंह, आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर कितनी खुशी हो रही है कि एक लंबे समय बाद, इतने लंबे स्ट्रगल के बाद इंडियन हॉकी टीम को एक मेडल मिला। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो बहुत बहुत बधाई कि एज एन एक्स कैप्टन कितनी खुशी हो रही है कि टीम ने आज इतने लंबे समय बाद एक मेडल हासिल किया। देखो, जिस पैशन ने और प्रोफेशन ने हमें यहाँ तक लाके खड़ा किया है, अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ें होती है और जिसमें अपना भी कहीं ना कहीं योगदान होता है, तो मेरा ख्याल उससे बड़ी खुशी की बात और हो नहीं सकती। लगभग 40 साल लगे स्टेज तक आते आते, लगातार कोशिशें हुई, लगातार मेहनत हुई, पर फिर फाइनली ये मौका मिला। तो इसको कैसे देखेंगे? कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ज़्यादा थी, पर फिर भी इतना टाइम लग गया। नहीं, देखो, बहुत सी, अगर आप दूसरी गेम्स में देखो, अमेरिकन फुटबॉल में देखो, दूसरी नॉर्मल फुटबॉल में देखो, बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां प्लेयर बहुत अच्छे होते हैं, टीमें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलते। और मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए बहुत लंबा समय था, क्योंकि जो अगर हम हिंदुस्तान की हॉकी का एंगल देखें तो कम जो मेडल से कम हम ये समझते हैं कि नहीं, हॉकी टीम ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि आप मेडल आया है, और मेडल के साथ साथ हॉकी को बढ़ावा भी मिलेगा। हमारी यूथ एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए सरकारें भी ध्यान देंगी। सो ऐसी चीज़ें, मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ों को जो है वो अच्छी चीज़ को जन्म देती है। सर, वही इसमें बात करते हैं, मेडल टैली के बिना हम लोग मानते हैं कि स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। जैसे हम वुमेन्स हॉकी टीम की बात करें, कल का मैच अगर हम बोलें एज अ कॉन्ट्रास्ट देखें, कल क्रिकेट भी देख रहे थे, पर कल ज़्यादा एक्साइटमेंट वुमेन्स हॉकी टीम को थी। तो ये रेयर सिनेरियो देखने मिलता है। ऐसा क्यों मानते हैं कि आखिर इतना क्यों हॉकी पिछड़ गया? एज अ नेशनल स्पोर्ट्स था, फिर इतना क्यों नहीं इंटरेक्शन मिल पाया इसे? नहीं, देखो, मार्केटिंग की बात भी है। मेडल, क्योंकि ऐसा है कि हम इसमें 9 मेडल जीते हुए हैं, गोल्ड मेडल, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है वहीं पर टिकी हुई है कि उससे कम हम देखना नहीं चाहते, आंकना नहीं चाहते। और क्योंकि कम्पिटिटिव बहुत हो गई है, एस्ट्रोटर्फ आ गई है, स्पीड बड़ी हो गई है, इसमें फ़िज़िकल फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। सो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें अडॉप्टेशन हुई है, हमारे बच्चे उस लेवल तक अचीव करने में। ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की ओर से इतिहास रचते हुए जर्मनी की मजबूत टीम को 5-4 से हराकर 41 साल बाद कांस्य पदक जीतने पर पंजाब के खेल और युवा सेवाओं के मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने ऐलान किया कि पंजाब सरकार की ओर से राज्य के प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए की नकद राशि के साथ सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, भारत की शानदार जीत पर खेल मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय हॉकी के इस ऐतिहासिक दिन पर मैं पंजाब के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार का ऐलान करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं। हम ओलंपिक्स में कड़ी मेहनत के साथ प्राप्त किए गए पदक का जश्न मनाने के लिए आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही खेल मंत्री ने कहा कि ये एक कड़ा और रोचक मुकाबला था। हमारे लड़कों ने ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में करके दिखाया और 41 सालों के बाद ओलंपिक पदक देश की झोली में डाला। भारत और पंजाब को टीम की इस शानदार जीत पर गर्व है। उन्होंने बताया कि पंजाब के कुल 20 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम में शामिल हैं।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने 1980 के बाद पहली बार ओलंपिक्स में कोई पदक अपने नाम किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बधाई दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 41 वर्ष बाद भारत ने ओलंपिक के अंदर हॉकी के अंदर जीतकर एक कीर्तिमान हासिल किया है। ये हमारी ऐतिहासिक सफलता है। पूरा देश में आज खुशी का माहौल है। हमारी बेटियों ने जिस तरीके से लगातार पदक जीते और उसके बाद पुरुष हॉकी ने कांस्य पदक जीता, मुझे आशा है कि भविष्य के अंदर हमारे खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और ओलंपिक के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति पर मेडल प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत से, पूरी समर्पण से, पूरी निष्ठा से, पूर्ण लगन से आगे बढ़ेंगे। पूरा देश आज खुशी का माहौल है कि हमने 41 वर्ष बाद हॉकी के अंदर ओलंपिक में पदक जीता है। मेरी शुभकामनाएं मनप्रीत सिंह, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक उत्कृष्ट खेल खेलकर भारत का गौरव बढ़ाया है। और इसी के साथ यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारतीय पहलवान रवि दहिया और दीपक पूनिया ने अपने ओलंपिक अभियान की मजबूत शुरुआत की है। दीपक पूनिया ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया और इस पर 2012 के ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हमारे 2 पहलवान फाइनल में हैं। यह हमारे लिए बेहद ही खुशी की बात है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। और रवि दहिया जो टोक्यो ओलंपिक में कुश्तियाँ फाइनल पहुंचे हैं, उनको फाइनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपक पूनिया ब्राउन के लिए खेलेंगे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दोनों पहलवान रवि दहिया देश के लिए गोल्ड जीते और दीपक पूनिया ब्राउन जीते और देशवासियों को खुशी का मौका दे। पूरे देशवासियों को बहुत उम्मीदें हैं और पूरा देश हमारे इन दोनों पहलवानों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे दोनों पहलवानों को, देश के लिए। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम से बात की और जर्मनी के खिलाफ मैच में कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम 16 अगस्त को भुवनेश्वर में भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक हैं। आपको बता दें, ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार ने जब 2018 में हॉकी इंडिया के साथ पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय टीमों को प्रायोजित करने के लिए 5 साल का करार किया था, तब आलोचक हैरान रह गए थे। उनका सवाल था कि बार बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाला यह गरीब राज्य क्या इस खेल के लिए सरकारी खजाने पर 100 करोड़ रुपए का खर्च वहन कर पाएगा। To our hockey team, the whole of India is so excited, as is Odisha, of course. We are all behind you and we wish you the very best. Sure, sir. Mr. Sir, follow for something, sir. And we are looking forward Thank you, sir. Thank you. to receiving our Indian Olympic hockey team in Bhubaneswar on the 16th of this month. All the very बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि वो कोविड के समय में घर से भी नहीं निकले। सीएम योगी ने अस्पतालों का निरीक्षण किया है। ये जनता अच्छे से जानती है कि साइकिल यात्रा निकालने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आ गया है, तो आज अब अखिलेश यादव साइकिल से निकल रहे हैं तो निकलें, क्योंकि जनता इस बात को महसूस कर रही है कि पिछले 4.5 वर्षों से अखिलेश वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कहीं सड़क पे उनको लोगों ने देखा नहीं। और योगी आदित्यनाथ जी लगातार पिछले 4.5 वर्षों से, चाहे कोविड रहा हो, चाहे कितनी बड़ी वैश्विक चुनौती रही हो, एक एक ज़िले में हॉस्पिटल्स का निरीक्षण, कोविड सेंटर का निरीक्षण, या जिस तरीके से लगातार उनके दौरे चल रहे हैं, तो अब स्वाभाविक है कि जनता ये समझ चुकी है कि वर्क फ्रॉम होम करने से, निश्चित तौर से ये साइकिल चलाने से 5 अगस्त 2019 को जो पिछले 70 वर्षों का एक अस्थायी रूप से हमारे भारत माता के माथे पे कलंक था,
वो 370 और 35 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से उसकी समाप्ति हुई और एक तरह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, भारत की पार्लियामेंट के कानून जो वहाँ नहीं लागू होते थे वो लागू होना शुरू हुआ। फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जिस तरह से शिलान्यास किया, ये पिछले 500 वर्षों का लोगों की उम्मीदें और आशा थी। और आज फिर 5 अगस्त 2021 है, एक साथ 80 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री जी प्रदेश के सभी लाभार्थियों से जुड़ेंगे और सभी उस पीडीएस की दुकानों पे उनको खाद्यान्न का वितरण होगा। तो मुझे लगता है इतना बड़ा अन्न महोत्सव देश की आज़ादी के बाद। मुंबई में वैक्सीनेशन एक बार फिर से शुरू हो गया है। मुंबई के संरक्षक मंत्री बोलते हैं कि जब तक 50 से 60% लोगों को वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक मुंबई लोकल आम यात्रियों के लिए नहीं शुरू होगी, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। दोनों ही ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बिना कोरोना की तीसरी लहर नहीं रुकेगी। यानी मुंबई का हर जरूरी काम वैक्सीनेशन के लिए रुका हुआ है और फिर भी मुंबई में वैक्सीनेशन अटक कर चल रहा है। आज भी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लाइन नजर आई। जी सर, हम लोग ड्यूटी वाला आदमी ड्यूटी छोड़ के कितना दिन परसों आए थे तो मतलब बोले आज बुलाए थे। आज अगर आए तो बोलते मतलब पहला डोज खत्म हो गया। मतलब ड्यूटी छोड़ के हम लोग कितना दिन ड्यूटी वाला आदमी फैमिली वाला आदमी कितना दिन हम लोग ड्यूटी नाका करेंगे बताइए सर। जी नहीं, आप ऑनलाइन गए थे? ऑनलाइन हम लोगों का ये हो चुका है सर, मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आज के डेट में बुलाए थे, अभी बोल रहे मतलब नहीं। मतलब परसों आए थे तो वही बताए जो आज आने के लिए आज आई हूँ तो बोल रहे हैं जो खत्म ही हो गया है। तो अब क्या है, अब कहीं से आऊँ पैसा लगा के आऊँ और फिर यहाँ से लौट के जाऊँ, ऐसा तो नहीं है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भारत समेत पूरी दुनिया के लिए इस समय चिंता का सबब बना हुआ है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के मुकाबले काफी ज्यादा गंभीर है। भारत में अब तक 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि ज्यादातर लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, लेकिन 4 लाख से ज्यादा लोग अभी भी संक्रमित हैं। इसमें ज्यादातर मामले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के हैं। कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। यूपी में चुनाव के लिए अब महज 6 महीने से भी कम का समय रह गया है, लेकिन संभल में अभी से ही चुनावी शंखनाद बजता दिख रहा है। बता दें कि यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साइकिल रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती नजर आईं। आपको बता दें, इस दौरान ना तो किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पर मास्क दिखाई दिया और ना ही 2 गज की दूरी थी। उधर राजस्थान के जोधपुर में स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कुलपति कार्यालय के बाहर छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी के साथ अन्य संगठनों के छात्र फीस वापसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इस बीच छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्र संघ अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा में सपाइयों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। ये साइकिल यात्रा जिले में जगह जगह निकाली गई। सपाइयों की साइकिल यात्रा में ना चेहरे पर मास्क और ना ही सामाजिक दूरी दिखाई दी। ये साइकिल यात्रा जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर निकाली गई, जिसमें बढ़ती महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूपी के अयोध्या जनपद में भी जगह जगह सपा कार्यकर्ताओं ने आज साइकिल रैली निकाली है। सोहावल विधानसभा में जिला पंचायत सदस्य मान सिंह नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। आपको बता दें, जनपद में पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव और सपा नेता अनूप सिंह के नेतृत्व में रैली निकाली गई। तो वहीं महंगाई, कानून व्यवस्था समेत 6 मुद्दों को लेकर साइकिल यात्रा निकाली गई। जितना सम्मान ब्राह्मण को या हर वर्ग को, चाहे यादव हो, अल्पसंख्यक हो, पंडित हो, ठाकुर हो, चाहे जो है SC ST जो भी है, जो सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देते हैं। आज स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है। आप लोग जान रहे हैं जो मान सम्मान इतना बड़ा
और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।